सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 15 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जारी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो आंसर होगा 108 है। तो अभी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 जारी किया है, जिसमें भारत की रैंक 108 है। टोटल कितने देशों में से? 193 देशों में से। और इससे पहले वाली जो रैंकिंग आई थी 2021 वाली रैंकिंग, उसमें भारत 122वें स्थान पे था। इसका मतलब इसमें इस बार सुधार देखने को मिला है। तो ये जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स ये पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता का माप करता है कि किस देश में पुरुषों और महिलाओं के बीच कितनी असमानता है। तो जितनी असमानता ज्यादा देखने को मिलेगी तो वो खराब है, और जितनी असमानता कम देखने को मिलेगी वो अच्छी बात है। जैसे कि अगर महिला और पुरुष दोनों जॉब में है तो वहां पे दोनों को अगर इक्वल काम के लिए इक्वल सैलरी मिलती है तो अच्छी बात है। उसी तरह से एजुकेशन फील्ड में देखा जाता है, श्रम के मामले में देखा जाता है, मतलब कितने पुरुष जॉब कर रहे हैं, कितनी महिलाएं जॉब कर रही है। तो इन सब फैक्टर को ध्यान में रख के ये कैलकुलेट किया जाता है, ये रैंकिंग तैयार की जाती है। और भारत इसमें 108वें स्थान पर है। आप पूछोगे पहले स्थान पे कौन सा देश है? तो पहले स्थान पे डेनमार्क है, दूसरे स्थान पे नॉर्वे है और तीसरे पे स्विट्जरलैंड है। ये बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा मैं आपको दे रहा हूं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की साइट पे जाकर के ही मैंने ये रैंकिंग निकाली है। तो यूएनडीपी की अगर बात करें, स्थापना होती है 1965 में, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में हो गया और इसके हेड है एकिम स्टेनर। कुछ और भी इंडेक्सेस जो ये जारी करता है जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और अभी इसने इसको भी जारी किया है, ये भी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। उसके अलावा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक, एक जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। अब यहाँ पे मैं आपको 2024 में जितने भी इंडेक्सेस हमने पढ़े हैं वो सारे मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, और ये सारे 2024 वाले हैं तो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखो, इस साल का पहला रैंकिंग हमने पढ़ा था करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। इसमें भारत 93 नंबर पर है, टॉप पे डेनमार्क है। इसको जारी किया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में आपको हमेशा बताता हूं, क्योंकि पूरे साल भर जो भी एग्जाम होंगे यहां से प्रश्न बनेगा, अगर आएगा तो ये इंपॉर्टेंट है। तो 4-5 चीजें आपको याद रखनी है, जैसे कि सबसे स्वच्छ शहर ये 2 हैं इस बार, इंदौर है और सूरत है। लेकिन 1 लाख से कम आबादी में बात करोगे तो महाराष्ट्र का शाश्वत है। वहीं सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड मध्य प्रदेश का महू छावनी बोर्ड। राज्यों में बात करेंगे तो पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, फिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हो गया। सबसे स्वच्छ गंगा शहर में बात करोगे तो वाराणसी और प्रयागराज हो गया, और सफाई मित्र शहर में बात करोगे तो चंडीगढ़ हो गया। अभी हिम तेंदुआ रिपोर्ट 2024 आई, और ये पहली बार आई है ये रिपोर्ट। इसमें बताया गया कि टोटल भारत में कितने हिम तेंदुए स्नो लेपर्ड है, तो 718 है। सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे लद्दाख में 477 है, सबसे कम जम्मू कश्मीर में है 9। और अभी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स आया था, उसमें पहले बेंगलुरु 6ठे स्थान पर है। इसमें बताया गया कि सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम वाला शहर कौन सा है। अभी लोकतंत्र सूचकांक 2023 आया, इसमें भारत 41 नंबर पर है, तो टॉप पे नॉर्वे है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने इसको जारी किया। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024, इसमें भारत 42 नंबर पर है, टॉप पे अमेरिका है। इसको यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जारी किया। तो ये 2024 के इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा मुंबई ने। देखो, रणजी ट्रॉफी पहले तो ये याद रखो, इसका संबंध किससे? तो क्रिकेट से है। इसका फाइनल अभी खेला गया मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, और इसे जीता है मुंबई ने। मुंबई का ये 42वां खिताब है, 42 टाइम्स ये जीत चुका है। और इसने किसको हराया? उप विजेता कौन रहा? तो विदर्भ। आपको बता दूं, मुंबई ने आखिरी बार 2015-16 में रणजी ट्रॉफी जीती थी। पहली बार इसने 1934-35 में जीती थी। मतलब रणजी ट्रॉफी जब शुरू हुई थी ना, 1934-35 में ही शुरू हुई थी, और पहला खिताब मुंबई ने ही जीता था। तब इसे बॉम्बे कहा जाता था। और अभी मुंबई टीम के कप्तान है अजिंक्य रहाणे, और विदर्भ टीम के कप्तान है अजय वाडेकर। और प्लेयर ऑफ द मैच रहे मुशीर खान, ये मुंबई के हैं। और प्लेयर ऑफ द सीरीज ये तनुष कोटिया रहे, ये भी मुंबई से हैं। बाकी रणजी ट्रॉफी की भी मैं आपको बात बता दूं तो ये भारत की प्रमुख घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी है, जिसका नाम के.एस. रणजीत सिंह जी के नाम पे रखा गया है, जो कि जामनगर के नवाब थे ये के.एस. रणजीत सिंह जी। और आप यूं भी कह सकते हो कि टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले वो पहले भारतीय थे। फिर बीसीसीआई ने 1934-35 में उनके सम्मान में ये रणजी ट्रॉफी की शुरुआत की थी। और अभी तक सबसे सफल टीम भी यही है, मुंबई। और पिछले साल रणजी ट्रॉफी को जीता था किसने? सौराष्ट्र ने। और इस बार मुंबई ने जीता है। तो रणजी ट्रॉफी से संबंधित सारे फैक्ट्स मैंने आपको यहाँ पे कवर करवा दिए। और अभी 2024 की ही बात करें
तो अभी हमने संतोष ट्रॉफी के बारे में पढ़ा था। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है, याद रखना। उसको किसने जीता? सर्विसेज ने जीता था, गोवा को हराया था, आपको याद होगा। अच्छा, इसी तरह से अभी 2024 में जो चैंपियनशिप हुई है वो मैं आपको रिवाइज कराता हूं। जैसे कि खेलो इंडिया का हम रिवीजन करते हैं, सारे अभी 2024 में हुए तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का अभी 6ठा संस्करण हुआ तमिलनाडु में, शुभंकर है वीर मंगाई, इसमें विजेता रहा था महाराष्ट्र। फिर खेलो इंडिया विंटर गेम्स आपने देखा, 4था संस्करण था, ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर में हुआ, इसका शुभंकर मैस्कॉट था। शीन ए शी या फिर शान बोल दो, जो रिप्रेजेंट करता है स्नो लेपर्ड को, और इसमें टॉप पे रहा सेना। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का भी अभी 4था संस्करण हुआ असम में, उसका शुभंकर क्या है? अष्टलक्ष्मी है। और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर रही। अभी दिसंबर में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण भी हुआ था नई दिल्ली में, उसका शुभंकर उज्ज्वला था, जो रिप्रेजेंट करता है गोरैया चिड़िया को, और उसमें टॉप पे रहा हरियाणा। तो ये आप जरूर याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व किडनी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 14 मार्च को। तो वर्ल्ड किडनी डे ये हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। तो इस बार 2024 में ये हमने 14 मार्च को मनाया, ये आप ध्यान में रखना। और थीम क्या है? किडनी हेल्थ फॉर ऑल। और इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, चलो मार्च के सभी इंपॉर्टेंट डेज में आपको रिवाइज कराता हूं। तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया, 1 मार्च को ही विश्व समुद्री घास दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, 3 मार्च को ही विश्व श्रवण दिवस, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, और 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और प्रसार जागरूकता दिवस, 7 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय औषधि दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और 13 मार्च को अभी धूम्रपान निषेध दिवस नो स्मोकिंग डे के रूप में मनाया था। तो ये मार्च के इंपॉर्टेंट डेज है, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर होगा राहुल सिंह। तो अभी केंद्र सरकार ने आईएएस अधिकारी राहुल सिंह को सीबीएसई का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उन्होंने किनका स्थान लिया? निधि छिब्बर का स्थान लिया। निधि छिब्बर, मैं आपको बता दूं कि अभी उनको नीति आयोग में बतौर सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, इनके अलावा एक और नाम मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, वो भी आपको ध्यान में रखना है, राजीव कुमार मित्तल का नाम। इनको अभी राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का महानिदेशक डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। ये जो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है ना, ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बाकी सीबीएसई की बात करें, फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, स्थापना होती है 1929 में, नई दिल्ली में मुख्यालय हो गया। इसका ध्येय वाक्य है अस्तो मां सद्गमय, यानी कि हे प्रभु हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो। अभी कुछ समय पहले सीबीएसई ने परीक्षा संगम पोर्टल भी लॉन्च किया था, और अभी इसके नए अध्यक्ष याद रखना राहुल सिंह बन गए। बाकी आप कुछ जानते हो, ये जो देवेंद्र झाझरिया हैं, इनका संबंध भाला फेंक से है, पैरा एथलीट है, अभी भारतीय पैरालंपिक कमेटी के ये अध्यक्ष बने। सुमन कुमारी की बात करें तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला स्नाइपर बनी थी, और अनीश शाह फिक्की के अगले अध्यक्ष बनाए गए। तो ये नाम न्यूज में है, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में देश का सबसे ऊंचा मौसम टावर का उद्घाटन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा भोपाल में। तो अभी हमारे जो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं किरेन रिजिजू जी, इन्होंने मध्य प्रदेश के भोपाल में देश के सबसे ऊंचे मौसम टावर का उद्घाटन किया है। तो भोपाल के पास सीलखेड़ा में लगा यह टावर 200 किलोमीटर दूर से बादलों को ट्रेस करने में सक्षम है, और इस 72 मीटर ऊंचे टावर पर फिनलैंड में बना सी बैंड रडार स्थापित किया है, जिससे 3 घंटे पहले ही बादलों की लोकेशन और उनके बरसने की टाइमिंग का हमें पता चल जाएगा। और इस तरह से ये साउथ एशिया में अपनी तरह का इकलौता और सबसे बड़ा सेंटर है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में इसका मुख्यालय होगा। तो इससे संबंधित ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ पे कुछ और भी प्रश्न हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो आपको मैं रिवाइज करा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना। इसी से मिलते जुलते ये सारे प्रश्न होंगे। जैसे हमने बात करी ना यहाँ पे देश का सबसे ऊंचा मौसम टावर, तो इसी तरह से देश और दुनिया में जो सबसे ऊंची चीजें हुई है वो मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले भोपाल से संबंधित 2 प्रश्न आप याद रखना कि भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक आपको मिलेगा भोपाल में, और सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्रगति को मापने वाला पहला शहर है भोपाल। उसके अलावा देश का सबसे ऊंचा तिरंगा कहां पे लगाया गया? अमृतसर में, 418 फुट ऊंचा है। देश का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा ये कहां पे बनेगा? लद्दाख में, लद्दाख के न्यूमा में। इसे बनाएगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कहां पे बन रहा है? जम्मू कश्मीर में, चेनाब नदी के ऊपर है ये, जिसकी ऊंचाई है 359 मीटर। भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर ये आपको मिलेगा चंडीगढ़ में। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण कहां पे किया? लद्दाख में, जो उमलिंगला दर्रा है वहां पे। भारत का सबसे ऊंचा डैम
ये टिहरी डैम है जो आपको मिलेगा उत्तराखंड में। किस नदी पर? भागीरथी नदी पर। और भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी ये कंचनजंगा चोटी है जो आपको मिलेगी सिक्किम में। और इस तरह से ये दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची है। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात वाटरफॉल कुंचिकल वाटरफॉल है जो कि वरा नदी पर आपको मिलेगा कर्नाटक में। और विश्व का सबसे ऊंचा परमाणु सुविधा ये कहाँ पे स्थापित किया गया? तो बोलीविया में। अगर आपसे पूछे कि दुनिया की सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी थी कौन? कैप्टन शिवा चौहान। और अभी दुनिया की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन का आयोजन हुआ था, आपको याद होगा, लेह लद्दाख में पैगोंग झील में। और उसे भी भोपाल के एथलीटों ने ही जीता था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने बात करी थी देश का सबसे ऊंचा मौसम टावर, तो वो तो स्थापित किया गया भोपाल में। लेकिन इसी तरह से देश और दुनिया में जो सबसे ऊंची चीजें हुई हैं जो आपने अभी तक करंट अफेयर पढ़ी होंगी वो सारी एक साथ मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करवा। तो इस तरह से आपको टॉपिक वाइज के लिए अलग अलग जगह जाना नहीं पड़ता है, सारी चीजें मैं आपको यहीं पे एक्यूमुलेट कर देता हूं, एक साथ करवा देता हूं। और इस तरह से चीजों को लिंक करके आप याद करते हो तो चीजें याद रखने में भी आसानी होती है। और हाँ, कल का वीडियो लेट अपलोड हुआ था बट मैंने अपलोड कर दिया था। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा किसी स्टूडेंट ने, बहुत सारे ने नहीं देखा वैसे तो वो आप जरूर देख लेना। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने उसमें कवर करवाए और इसी तरह से बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको वहां पे चीजें भी रिवाइज कराई है। तो जिस तरह से मैं बिजी होते हुए भी चाहे लेट हो गया लेकिन मैंने मिस नहीं किया, मैंने वीडियो बना करके अपलोड किया। तो अभी आपकी ड्यूटी बनती है कि वीडियो आप मिस न करें, रेगुलरिटी बनाए रखें, जिस तरह से मैं भी कोशिश कर रहा हूं रेगुलर रहने की। और सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। बहुत दिल से मैं आपका वीडियो तैयार करता हूं, कंटेंट तैयार करता हूं। आज की वीडियो को हम लाइक का टारगेट रखते हैं 7000 लाइक का। लाइक करना, दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर कर देना। अभी हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसे चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को। तो अभी ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को भारत के चुनाव आयोग में नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको पता है चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं, जिसमें से एक होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि कौन है? राजीव कुमार है 25वें नंबर के। और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। और आपको याद होगा अभी हमने पढ़ा था, एक चुनाव आयुक्त तो थे अरुण गोयल जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, और दूसरे वाले थे अनूप पांडे, वो अभी 15 फरवरी 2024 को ही रिटायर्ड हो गए। तो अब दोनों चुनाव आयुक्त का स्थान खाली हो गया। तो अब हमारे नए चुनाव आयुक्त बन गए हैं, इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। चुनाव आयोग में जो ये 3 सदस्य हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त बोल दूं या चुनाव आयुक्त बोल दूं, इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है या 65 साल आयु, जो भी पहले हो। कौन नियुक्त करता है? हमारे राष्ट्रपति जी इनको नियुक्त करते हैं, जो कि द्रौपदी मुर्मू है वर्तमान में। भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करें, स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 में। यही कारण है कि आप 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाते हो। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर मैं पूछूं, भाई वर्तमान में तो राजीव कुमार है, लेकिन पहले कौन थे? फर्स्ट नंबर के सुकुमार सेन। और पहली महिलाओं में पूछूं तो पहली महिला कौन थी? वीएस रमा देवी थी। चुनाव आयोग ने आपको बता दूं गरुड़ एप्लीकेशन लॉन्च किया था, सी विजिल एप्लीकेशन लॉन्च किया था और एनकोर नाम से एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था। तो ये याद रखना। इसके अलावा 2-3 नाम मैं आपको और बता रहा हूं, वो भी आप ध्यान में रखना। जैसे कि अजय मणिकराव खानविलकर, ये भारत के नए लोकपाल बने, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। उसके अलावा किशोर मकवाना का नाम याद रखना, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के अध्यक्ष बने। और एएस राजीव, ये भी सतर्कता आयुक्त बने। और आशा लकड़ा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य बनी थी। तो ये 2-4 नाम इंपॉर्टेंट रहेंगे जो मैंने आपको रिवाइज करा, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहां पे हुआ? तो आंसर होगा सऊदी अरब में। तो सऊदी अरब के जेद्दा में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण हुआ है और इसका नाम क्या है? अब्दुल अजीज अब्दुल्ला शरबतली मस्जिद। इसे एक चाइनीज कंपनी ने बनाया है 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल करके। और काफी बार आपने पढ़ा होगा और मैं आपको पढ़ाऊंगा भी सही कि 3D प्रिंटेड चीजें बनाई जाती है, 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल करके चीजें बनाई जाती है। क्या होता है इसमें? ऐसे याद रखो कि इसमें सारा काम मशीन करती है। आपको जो भी रॉ मटेरियल होता है वो उस मशीन के अंदर डाल देना होता है, और जो भी आपका नक्शा होता है, जो भी आपको बनानी है, बिल्डिंग बनानी है, उसका स्ट्रक्चर डाल दो कि मुझे ऐसे ऐसे चाहिए, उस कंप्यूटर के अंदर डाल दो और वो मशीन आपकी पूरी बिल्डिंग तैयार कर देगी। तो इसमें फायदा क्या होता है? भाई सारा काम मशीन कर रही है तो इसमें समय भी कम लगता है और रॉ मटेरियल भी कम वेस्ट होता है।
इसी तरह के कुछ प्रश्न मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अभी भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहां पे बना था? ये प्रश्न अभी एग्जाम में पूछा भी गया था, पढ़ा है हमने कई बार, बेंगलुरु में। और अगर पूछे कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहां पे बना, तो आंसर होगा तेलंगाना में। उसके अलावा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन किस कंपनी ने बनाया था? अग्निकूल नाम की कंपनी ने बनाया था, जो कि एक चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड हाउस ये कहां पे बना था? IIT मद्रास में, जिसका उद्घाटन खुद हमारी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किया था। भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया ये कहां पे डेवलप किया गया था? IIT हैदराबाद में। तो ये तो मैंने आपको 3D से संबंधित कुछ प्रश्न रिवाइज कराए जो हमने करंट अफेयर्स में पढ़े थे। अभी बात यहाँ पे मस्जिद की भी हुई है ना, तो मस्जिद से संबंधित 2-3 प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो करंट अफेयर्स का ही प्रश्न हो जाता है कि अभी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद ये कहां पे बनी थी? तो याद रखना अल्जीरिया में, जिसका नाम था जामा अल जाजीर। वैसे भारत की पहली मस्जिद ये कौन सी है और कहां पर है? तो चेरामन जुमा मस्जिद है, आपको त्रिशूर केरल में मिलेगी। कब बनी थी? 629 ईस्वी में। और ये प्रश्न भी आता है कई बार कि अडाई दिन का झोपड़ा कहां पर है? राजस्थान के अजमेर में है। अब बात यहाँ पे सऊदी अरब की भी है, तो ये रहा मैप में सऊदी अरब। कैपिटल इसकी रियाद हो गई, करेंसी है रियाल। यहाँ पे आपको अल नैफूद मरुस्थल मिलेगा और विश्व का सबसे बड़ा रेतीला जो मरुस्थल है वो यहीं पर है, जिसे आप कहते हो रब अल खाली। देखो एक प्रश्न ये भी बनता है कि फारस की खाड़ी और लाल सागर दोनों से सीमा बनाने वाला एकमात्र देश कौन सा है? तो आंसर होगा सऊदी अरब है। 2023 में यूनेस्को का 45वां सत्र ये कहां पे हुआ था? रियाद में हुआ था। और अभी 2024 में कहां पे होगा? भारत में होगा, ये जरूर याद रखना। अच्छा यूं बताओ, सऊदी अरब की पहली लग्जरी ट्रेन का नाम क्या है? ड्रीम ऑफ डेजर्ट। ब्रिक्स में अभी 5 देश शामिल हुए थे 1 जनवरी 2024 को, उसमें सऊदी अरब भी है। 5 कौन कौन से हैं? 5 बता रहा हूं, सऊदी अरब, इजिप्ट, UAE, ईरान और इथोपिया। वैसे 6 होने वाले थे, तो एक कौन सा देश नहीं हुआ, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, क्योंकि हर बार ये प्रश्न मैं आपको बताता हूं और मैंने कहा भी है ये प्रश्न एग्जाम में जरूर आएगा, और अभी किसी एग्जाम में आया भी था ये प्रश्न कि कौन सा शामिल नहीं हुआ। बाकी अभी सऊदी अरब ने अपना पहला अल्कोहल स्टोर भी खोला। अभी सदा तनसीक नाम का एक्सरसाइज भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ था, पहला संस्करण था इसका, राजस्थान में हुआ। 2034 में फीफा वर्ल्ड कप ये सऊदी अरब में होंगे। और सऊदी अरब की पहली महिला एस्ट्रोनॉट जो कि अभी स्पेस मिशन पे गई है, उनका नाम है रेयाना बर्नवी। तो यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां दी है, सबको याद में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में देश के पहले फ्यूचर लैब्स सेंटर का उद्घाटन कहां पे हुआ? तो आंसर होगा तिरुवनंतपुरम में। तो अभी हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर जी, इन्होंने CDEC तिरुअनंतपुरम में भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन किया और इसे नाम दिया सेंटर फॉर सेमीकंडक्टर चिप्स एंड सिस्टम्स फॉर स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक। तो ये सेंटर नेक्स्ट जनरेशन चिप डिजाइन करेगा, उनकी मैन्युफैक्चरिंग करेगा और रिसर्च के लिए अहम रोल अदा करेगा। अच्छा, अब यहां पर भी 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, जिसमें हम बात करेंगे भारत में पहली बार या किसी देश में पहली बार अगर कुछ हुआ है तो। जैसे कि अब तटीय पोत से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन लॉन्च करने वाला पहला देश बना था कौन सा? जापान। और ISO सर्टिफिकेट पाने वाला देश का पहला महिला पुलिस थाना ये आपको मिलेगा भोपाल में। भारत के बाहर पहला IIT कहां पे बनेगा? तंजानिया में, तंजानिया के जांजीबार में, अफ्रीकी देश है ये। कौन बनाएगा? IIT मद्रास, और इसकी पहली महिला निदेशक हैं प्रीति अगलायम। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय ये आपको मिलेगा अमेरिका में, स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे। भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर बना अमेरिका में, अमेरिका के न्यू जर्सी में। वैसे पहला सबसे बड़ा ये अंकोरवाट का मंदिर है जो आपको कंबोडिया में मिलेगा, विष्णु मंदिर है। ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली बस, इसको कहां से लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली में जो कर्तव्य पथ है वहां पे इसको लॉन्च किया था हमारे जो पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी जी ने। और इन बसों का संचालन कर रहा है या शुरू कर रहा है इंडियन ऑयल। देश के पहले पॉलीथीन कचरा बैंक को कहां पे स्थापित किया गया? उत्तराखंड में। दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल जिसका नाम है वूश कहां पे शुरू हुई थी? इंडोनेशिया में। भारत का पहला सोलर साइकिल ट्रैक ये बनाया गया हैदराबाद में, 23 किलोमीटर लंबा है। हाई टेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया था ग्वालियर में। तो ये 10 क्वेश्चन भी मैंने आपको यहाँ रिवाइज करा, इंपॉर्टेंट है ये सारे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो आंसर होगा 134। तो अभी संयुक्त राष्ट्र ने ये मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी किया है, जिसमें
स्विट्जरलैंड 193 देशों में से पहले स्थान पर है। पहले स्थान पे स्विट्जरलैंड, दूसरे पे नॉर्वे और तीसरे पे आइसलैंड है। भारत 134वें स्थान पर है और सबसे लास्ट में सोमालिया है। तो मानव विकास सूचकांक की हम बात कर रहे हैं। मैंने बताया भारत 134 नंबर पर है, टॉप पे स्विट्जरलैंड है और सबसे आखिरी में है सोमालिया। और ये भी याद रखना कि इसको जारी कौन करता है, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसके बारे में मैं आपको स्टार्टिंग में बता ही चुका हूं। तो अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में कपिल देव प्रसाद का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्मश्री मिला था? भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये पद्मश्री। तो इनको ये मिला था सन 2023 में, यानी कि पिछले साल। तो 52 बूटी कला को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाने वाले पद्मश्री कपिल देव प्रसाद का भी निधन हो गया। वे कहां से थे? वो बिहार से थे। 2023 में उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन हथकरघा और बाबा बूटी साड़ियों की कला को संरक्षित करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। तो इनका नाम याद रखना। कहां से थे वो मैंने आपको बता दिया, पद्मश्री कब मिला था वो भी मैंने आपको बता दिया, और ये 52 बूटी कला के लिए फेमस थे। तो गाइज ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, और वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ में एक बार शेयर जरूर करना। अभी चलो कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा देता हूँ, फिर सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा कि महास्वप्निकुडु नाम की बुक को किसने लिखा था? पी विक्रम ने। फिर आपसे पूछा था हैदराबाद मुक्ति दिवस ये कब मनाया जाएगा? 17 सितंबर को। ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद की रिपोर्ट के अनुसार उपचारित अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में टॉप पे राज्य हरियाणा है। फिर आपसे पूछा था कि अभी फरवरी माह के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? यशस्वी जायसवाल को। और गौरसम कोरा उत्सव ये मनाया गया अरुणाचल प्रदेश में। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा किस देश में पहले सिख मंत्री बने? पाकिस्तान। और देश के पहले निजी क्षेत्र के रॉकेट कैरोस का भी प्रक्षेपण विफल हो गया, ये लॉन्च किया था जापान ने। मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त बने कौन? सत्येंद्र कुमार सिंह। किस देश ने अपने पहले लेजर हथियार ड्रैगन फायर का परीक्षण किया? तो आंसर होगा यूके। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा था गुप्तेश्वर वन ये किस राज्य का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल बना? तो आंसर होगा उड़ीसा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।